नमस्कार साथियों। चर्चा का विषय अपने चल रहा था क्लास 9 का पार्ट नंबर 5 और इसका एक पार्ट हमने देख लिया था। दूसरा पार्ट अपने राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना। देखो, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम जो है ना, उसको अपने 3 भागों में देखते हैं भाई। स्वतंत्रता संग्राम 3 भागों में कैसे देखते हैं? पहला भाग देखो, ये दिया हुआ भी है। राजस्थान स्वतंत्रता संघर्ष जो है 3 चरणों में है। प्रथम जो है ना 1927 ईस्वी से पूर्व का, 1927 ईस्वी से पूर्व का। द्वितीय 1927 से 1938 तक का, तथा तीसरा चरण है ना 1938 से 1949 तक का है। प्रथम चरण सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। द्वितीय चरण 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पास कर देशी रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात कही गई। 1938 ईस्वी के बाद ही विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल या प्रजा परिषदों की स्थापना हुई तथा राजनीतिक अधिकारों और उत्तरदायी प्रशासन के लिए आंदोलन शुरू किए गए। 3 बातें कर दी। पहली बात 1927 ईसा पूर्व, ठीक है। दूसरी 1927 से 1938 तक, और तीसरा है 1938 से 1949 तक का। पहले में क्या कहा है? प्रथम चरण सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित। दूसरे में 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना, ठीक है ना। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन पास कर रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात कही गई थी। तो ये जो था ना कि अपने कैसे भी करके स्वतंत्रता संग्राम जो है ना उसको जारी रखना है भाई। आगे, प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व मुख्यतः बुद्धिजीवी वर्ग ने ब्रिटिश भारत के समान रियासतों में भी प्रजा के अनेक संगठन बनाए। ऐसे संगठनों में 1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919 में राजस्थान सेवा संघ तथा 1920 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी। अब क्या हुआ? इन संगठनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्रता आई थी भाई। अब देखना आप आगे, प्रजामंडल की स्थापना। सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1931 में जयपुर में की गई थी, ठीक है ना। परंतु इसने राजनीति में प्रवेश 1938 में किया। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। फिर बाद में ये कह रहा है कि कोटा में प्रजामंडल की स्थापना है ना वो 1938 में हुई थी। इसी वर्ष उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल व अलवर में अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई। फिर कह रहे हैं 1939 में भरतपुर में भी इसकी स्थापना हो गई। बूंदी ने प्रजामंडल की स्थापना कोटा से 6 वर्ष बाद 1944 में की थी। 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई और 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना बंबई में की गई और बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना 1936 में की गई थी। तो ये प्रजामंडल और उनकी परिषदें जो है ना उनकी विशेषता हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। प्रजा का संगठन बनना शुरू हो गया था भाई। 1938 में बने, 36 में बने, 31 में भी बने। खूब सारे प्रजा जो है वो प्रजा के संगठन बनने शुरू हो गए। जनता अब आंदोलन की राह पे चलेगी। स्वाधीनता स्वतंत्रता आंदोलन जो है ना वो जनता करेगी। जोधपुर में जन आंदोलन की बात करें सबसे पहले हम। जोधपुर में जन आंदोलन जो था वो किस रूप में था? देखो, जोधपुर के जन आंदोलन में क्या हुआ भाई। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर से प्रारंभ हुआ। जनवरी 1938 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए और उन्होंने लोगों से त्याग बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए आह्वान किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों ने देशी राज्यों से परामर्श किए बिना ही देशी ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना रोष बताते हुए पद से त्याग पत्र दिया, तो जोधपुर के जयनारायण व्यास ने भी सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया। इस कारण सरकार ने 29 मार्च 1940 ईस्वी को लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सुभाष चंद्र बोस इसलिए यहाँ पर आए थे कि आप स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में आप भाग लो। आप जो गलत कर रहे हैं उनको रोको और सही का साथ देकर के आप देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाओ। 29 मार्च 1940
ईस्वी को लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित करना एक बहुत बड़ी बात थी और नेताओं को इन्होंने जेल में डाला था। आगे देखो, छात्रों ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इसमें जगदीश लाल, जोरावर मल, मदन लाल, ये देखो मदन लाल, इन्होंने छात्रों को स्कूल जाने से रोका और उन्हें परीक्षा न देने का अनुरोध किया था। 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे डिक्टेटर फूलचंद बाफना को गिरफ्तार कर लिया गया। नागौर के शिवदयाल दवे को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे 7वां डिक्टेटर बनाया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया। 8वें डिक्टेटर तुलसीदास राठी को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। इस प्रकार पुलिस ने एक ही दिन लोक परिषद के 3 डिक्टेटरों को गिरफ्तार कर लिया गया था, गिरफ्तार किया था। 3 डिक्टेटर थे और तीनों डिक्टेटरों को इस दिन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। भाई आगे देखो, भाई नई लाइन में देखो, मारवाड़ के आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था भाई, ठीक है ना, महत्वपूर्ण योगदान दिया। 18 अगस्त 1942 को 5 स्त्रियों ने स्कूली छात्राओं के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली थी, ठीक है ना। आगे देखो, इनमें रमा देवी, कृष्णा कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी और दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी शामिल थी, ठीक है ना। आगे देखना, 22 दिसंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए, ठीक है ना। आगे देखो, सार्वजनिक मांग पर 1944 में जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई थी। आगे क्या हुआ, लेकिन राष्ट्रवादी इससे संतुष्ट नहीं हुए और अक्टूबर 1946 को डाबड़ा कांड हुआ था। इंपॉर्टेंट है भाई, डाबड़ा कांड अक्टूबर 1946 में हुआ था, जिसमें डीडवाना के जागीरदारों ने अपने सामंती सहयोगियों के द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार करवाए थे। भाई डाबड़ा कांड है, ठीक है ना। डाबड़ा कांड 1946 अक्टूबर 1946 का डाबड़ा कांड है। जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह का देहांत हो गया और उनके पुत्र हनुमंत सिंह को गद्दी मिली थी। नए राजा ने प्रधानमंत्री वेंकटाचारी को हटा दिया और अपने जागीरदारों के रिश्तेदारों का मंत्रिमंडल बना दिया। 28 फरवरी 1948 की बात है भाई, ये कब की बात है, 28 फरवरी 1948 की बात है। देखो जरा, भारत सरकार ने वीपी मेनन को जोधपुर भेजा था। पूछा जा सकता है वीपी मेनन को जोधपुर कब भेजा गया भारत सरकार के द्वारा, ठीक है ना। आगे देखो, 1948 ईस्वी में जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ और मार्च 1949 जोधपुर के बृहत्तर राजस्थान में विलीन हो गया था। आगे देखो, बीकानेर में जन आंदोलन, बीकानेर में जन आंदोलन। देखो भी, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह एक प्रगतिशील शासक थे। गंगा सिंह का नाम जो है वो विशेष रूप से देखा जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह प्रगतिशील शासक थे। उन्होंने अपनी योग्यता से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी, यानी भारत के राजाओं के राजा की अगर बात करें तो गंगा सिंह माने जाते थे, सबसे ऊंचे पद पर गंगा सिंह ही थे। एक बात हमने इसी चैप्टर में पीछे भी हमने की थी कि 1921 में नरेंद्र मंडल का गठन हुआ था और नरेंद्र मंडल के मुख्य व्यक्ति के तौर पर किसका नाम लिया जाता है, महाराजा गंगा सिंह जी। 1921 में नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष कौन बने थे, महाराजा गंगा सिंह जी बने थे, ठीक है ना। आगे देखो, राज्य में व्यवस्थापिका, हाईकोर्ट व नगर पालिकाओं का निर्माण कर सुधारक की भूमिका भी अदा की, परंतु जन आंदोलन को इन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति से दबाया था। जनता प्रजा जो है वो किसी भी प्रकार का आंदोलन गंगा सिंह के राज में नहीं करेगी, अगर करेगी तो उन्हें देशद्रोह का केस लगाया जाता था, उन पे काल कोठरी में बंद किया जाता था। ये बीकानेर में जन जागृति लाने वालों में चूरू के स्वामी गोपाल दास सर्वप्रथम थे, ठीक है ना। रियासती शासन ने बीकानेर षड्यंत्र केस में स्वामी गोपाल दास व उसके 8 साथियों को फंसाकर जेल में डाल दिया। वही बात है, बीकानेर में आंदोलन नहीं करेगा, दूसरे राज्यों में दूसरी रियासतों में जाकर के आप आंदोलन करो, गंगा सिंह जी आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरी रियासतों में जाके करोगे तो, लेकिन बीकानेर रियासत में आप किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन ना करोगे, ना आपको यहाँ पर किसी प्रकार की
सहायता मिलेगी बीकानेर में। बीकानेर रियासत अगर आप आंदोलन करोगे तो जेल में जाओगे, यातनाएं सहनी पड़ेगी आपको। मगाराम वेद ने राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। 1943 ईस्वी में गंगा सिंह की मृत्यु हो गई और उनके बाद सादुल सिंह राजा बने थे। पिता की तरह पुत्र ने भी दमन चक्र चालू रखा, परंतु 1947 ईस्वी के बाद राजा बदलते समय पहचान गए। 1947 में बीकानेर एक्ट पास कर द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा तथा धारासभा की स्थापना की गई थी। ये 1943 के बाद की बात थी। 1943 1943 में बंबई में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु हो गई थी भाई, ठीक है ना। और जब महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु हुई ना, इनके बाद में राजा कौन बने? सादुल सिंह जी। सादुल सिंह जी जब राजा बने ना, सादुल सिंह जी वो सिस्टम नहीं रख पाए जो महाराजा गंगा सिंह जी ने यहाँ पर रखा था। जो महाराजा गंगा सिंह जी कर रहे थे ना, वो सादुल सिंह जी के बस का नहीं था, और ना इतना कर पाए, या चाहते भी नहीं होंगे कि सादुल सिंह जी जितना गंगा सिंह जी कर रहे हैं उतना मैं भी करूं। हो सकता है ये भी हो सकता था एक कारण, ठीक है ना। आगे देखो, बीकानेर ये लोक सेवा आयोग व हाईकोर्ट का भी गठन किया गया और जनता को कतिपय मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए थे। अप्रैल 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, अप्रैल 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। पीछे के चैप्टर में सारी बातें ये कर चुके हैं, कौन कौन सी रियासत की तरफ से कौन कौन से प्रतिनिधि मंडल गए थे, ये पूरी चर्चा हम कर चुके हैं पीछे के चैप्टर जो किए हैं हमने, ठीक है ना। आगे देखो, बीकानेर ने व्रत राजस्थान में शामिल होने में कोई अड़चन पैदा नहीं की थी। नई लाइन में दिसंबर 1947 में बीकानेर संविधान अधिनियम जनता के लिए प्रकाशित कर दिया था। कहने को तो इसके अनुसार शासक के संरक्षण में कार्य करते हुए जनता के प्रति एक उत्तरदायी सरकार बनाई जा रही थी और व्यापक मताधिकार पर आधारित 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका अस्तित्व में आई थी, ठीक है ना। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात जो आती है ना, देखो 2 फरवरी 1948 को यह घोषणा की गई कि अप्रैल 1948 तक उत्तरदायी सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। 18 मार्च 1948 को सादुल सिंह ने मंत्री परिषद के स्थान पर एक मिला जुला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा कर दी थी। इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखो, नई लाइन में चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी जो हम बात कर रहे थे, 28 अप्रैल 1947 बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पनिक्कर ने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया था, ठीक है ना। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई जिसमें भारत के विभाजन का उल्लेख था, ठीक है ना। आगे देखो, देसी नरेशों के समक्ष अब यह विकल्प था कि वे स्वतंत्र रहें या भारतीय संघ या पाकिस्तान में सम्मिलित हो। महाराजा सादुल सिंह ने बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का निर्णय लिया था, क्योंकि यहाँ पे एक बात कही गई थी कि देसी रियासतें जो है ना, वो या तो भारतीय संघ में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना ले, ठीक है ना। भारतीय संघ या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना ले, ठीक है ना। तो महाराजा सादुल सिंह जी जो थे ना, इन्होंने कहा था कि मैं भाई भारत संघ में शामिल होऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो, जैसलमेर जनता बहुत प्रताड़ित हुई थी भी, यहां पर भी जैसलमेर में जन आंदोलन। विशेष बात बताऊं, जैसलमेर एक ऐसा राज्य था जहां जन चेतना का नितांत अभाव था। साइड में था सारा का सारा, हर कोई वहां पे पहुंचा नहीं करता था, और जन भावना यानी लोगों में सामाजिक जन जागृति पैदा कैसे करें हम, लोगों में सामाजिक जन जागृति जो है वो पैदा नहीं कर सकते थे। जो जहाँ पे जैसा चल रहा है उसी से लोगों को संतुष्ट होना पड़ता था। अगर कोई विरोध करेगा तो मार दिया जाएगा। ये बातें सीधे सीधे तौर पे यहाँ पे थी भाई। इसका मूल कारण रहा कि जैसलमेर में कम जनसंख्या थी और इसका अधिकांश भाग मरु था, यातायात के साधनों का अभाव था और संचार माध्यम भी विकसित नहीं थे।
यहाँ के राजा जन आकांक्षाओं को अधिक दबा कर रखा करते थे। यही कारण था कि पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ हुआ। बहुत लेट था। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र विजय 1920। 1932 में माहेश्वरी समाज नवयुग मंडल का गठन किया गया। राजा ने इस पत्र पर प्रतिबंध लगाकर इसके मंत्री को जेल में डाल दिया। अब देखना, इंपॉर्टेंट बात आ रही है। सागरमल गोपा ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की, परंतु वे रियासती शासन के आतंक व अत्याचार के शिकार हुए। सागरमल अपनी व्यथा का वृतांत निरंतर जैनन व्यास, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू को भेजते रहे। सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 को जेल में जलाकर मार डाला। इसके बाद मिठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना का साहस किया था, परंतु राजा के आतंक से बचने के लिए इसकी स्थापना जोधपुर में की। ये राजा से डर ही तो था भाई। रियासतों के जो जागरूक व्यक्ति थे ना, वो प्रजामंडल की स्थापना उस रियासत में बहुत कम किया करते। जैसे बीकानेर वालों ने कोलकाता में जाके की, सिरोही वालों ने बंबई में की, जैसलमेर वालों ने जोधपुर में की। तो वहां पर प्रजामंडल की स्थापना या कोई संस्था की स्थापना किया करते थे जहां पे वो खुद को सुरक्षित महसूस करे। ठीक है ना। आगे देखो, परंतु राजा के आतंक से बचने के लिए इसकी स्थापना जो थी वो जोधपुर में की गई भाई। 28 मई को जैनन व्यास व मिठालाल ने जैसलमेर में जुलूस निकाला और एक विशाल आम सभा का आयोजन किया। इसके पश्चात जन भावना को नहीं दबाया जा सका। अंत में जैसलमेर भी बृहत राजस्थान में शामिल हो गया। और फिर आ जाता है भाई मेवाड़ जन आंदोलन। मेवाड़ जन आंदोलन, मेवाड़ भाई देखो, मेवाड़ में कई व्यक्ति आ चुके थे और विशेषतः इन्होंने योगदान भी अपना बड़े लेवल पर दिया था। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, मेवाड़ राज्य में जन जागृति का सूत्र पहले ही बिजोलिया सत्याग्रह और बेंगू किसान आंदोलन के रूप में हो चुका था। अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट बात है। मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने इसे गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ छोड़कर चले जाने का आदेश दिया गया माणिक्यलाल वर्मा को कि वर्मा जी आप मेवाड़ छोड़ो और जाओ, क्यों आप प्रजामंडल की स्थापना कर रहे हो जो हमें मंजूर नहीं है। इस पर माणिक्यलाल वर्मा अजमेर चले गए और अपनी गतिविधियों का संचालन वहां रहकर करने लगे। जो काम करना था वो से वहां से ना सही वहां से कर लेंगे भाई, हमें तो स्थान मिलना चाहिए बैठे रहने के लिए आगे। लेकिन मेवाड़ की सरकार ने फरवरी 1939 में माणिक्यलाल वर्मा को देवली से जबरदस्ती उठा लिया और उन्हें यातनाएं ही नहीं दी बल्कि मुकदमे चलाकर जेल में डाल दिया। फरवरी 1941 में प्रजामंडल पर प्रतिबंध हटा दिया गया। नवंबर 1941 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। 1941 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। इस अवसर पर जब प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हो रहा था ना, इस अवसर पर कौन कौन आए? जेबी कृपलानी तथा विजय लक्ष्मी पंडित भी आए थे। खादी व ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था। बाद में मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना भी हुई। इसका कार्यभार मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा गया। इसी प्रकार भील, मीणा और आदिवासियों के कल्याण का कार्य बलवंत सिंह मेहता को सुपुर्द किया गया। अगस्त 1942 की बात है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो प्रजामंडल को फिर से गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। यह गैर कानूनी संस्था घोषित हो गई। इसके संबंध नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में हुआ, जिसमें 435 प्रतिनिधि, इंपॉर्टेंट बात है कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। धीरे धीरे देश में वातावरण के साथ साथ मेवाड़ में भी परिवर्तन आने लगा। महाराणा ने उत्तरदायी शासन की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मेवाड़ को नया संविधान दिया, जिसका प्रारूप के मुंशी ने तैयार किया था। स्वतंत्रता के बाद मेवाड़ भी राजस्थान में विलीन हो गया था। धीरे धीरे होते होते ये एकीकरण की ओर बढ़ रहे थे। कोई न कोई चरण में अपना योगदान देते हैं, सम्मिलित एकीकरण में हो जाते हैं। भारत संघ में ही सम्मिलित होते गए।
क्योंकि रियासती विभाग की स्थापना हो चुकी थी और रियासती विभाग जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो चाहते वो उनसे करवा लिया करते थे। बात कोटा में जन आंदोलन की करेंगे भाई। कोटा में जन आंदोलन, कोटा में जन जागृति का सूत्रपात लगभग 1918 में ही आरंभ हो गया था, ठीक है ना। कोटा निवासियों ने भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चालू कर दिया था और उनमें गांधी टोपी पहनने जाने का उत्साह शुरू हो गया। यहां पर पंडित नैनूराम शर्मा पहले व्यक्ति थे भाई, पंडित नैनूराम शर्मा, जिन्होंने राजकीय सेवा का त्याग किया, थानेदार की पोस्ट पे हुआ करते थे और इन्होंने राजकीय सेवा का त्याग कर दिया था और अपने एक सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। वे विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। उन्होंने सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में आंदोलन चलाया और 1934 ईस्वी में आड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कर दी। इंपॉर्टेंट बहुत है, ध्यान में रखने वाली बात है बेटा। 1934 में आड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। फिर इनके साथ साथ पंडित अभिन हरि भी हो गए और दोनों ने मिलकर के राजस्थान से दोनों ने मिलकर के सरकार से उत्तरदायी सरकार बनाने का आग्रह किया। अभिन हरि मांगरोल के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना वहां की। इसकी अध्यक्षता पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। अधिवेशन के स्वागत अध्यक्ष सेठ मोतीलाल बनाए गए। 1940 में कोटा की रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित, ये इंपॉर्टेंट बहुत है भी, कौन से क्षेत्र में, रामतलाई क्षेत्र में, ठीक है ना। आगे देखो, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित अभिन हरि ने की और सम्मेलन में विजय सिंह पथिक ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट चीज है भाई। आगे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित अभिन हरि ने आंदोलन छेड़ दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है ना। इसमें साथ साथ कौन थे आंदोलन में इनके साथ? मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, देखो इनके साथी जो थे शंभुदयाल जी सक्सेना थे, नाथूलाल जैन थे, श्याम नारायण सक्सेना थे, सेठ मोतीलाल, वकील वेणी माधव और श्रीमती वेणी माधव इत्यादि इनके साथ में थे। 1945 में इस आंदोलन में विद्यार्थी भी इनके साथ में शामिल हो गए थे। छोरे तैयार रहा करते थे भी लाठियां खाने के लिए, जब भी जहां पर भी आंदोलन हो रहा था, और आंदोलन को बड़े लेवल पे अगर ये करना चाह रहे थे तो विद्यार्थियों का साथ इनको लेना ही पड़ता था, ठीक है ना। आगे देखो, कोटा के महाराव भीम सिंह ने पलायथा के सर ओंकार सिंह के माध्यम से जनता से 16 अगस्त 1945 को समझौता कर लिया था भाई, और बाद में प्रधानमंत्री और आईजी पुलिस को भी दरबार से हटा दिया। इस आंदोलन के बाद प्रजामंडल के झंडे के नीचे कोटा के सामंत, नागरिक, किसान, मजदूर, छात्र सब आ गए। जब देश आजाद हुआ तो कोटा महाराव भीम सिंह ने राजस्थान के विलीनीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस कारण वे पूरे राजस्थान के उपराज प्रमुख भी बनाए गए थे। इसके बाद में अपने बात आ जाती है बूंदी आंदोलन की। बूंदी आंदोलन कैसे हुआ था भाई? देखो, बूंदी में भी कोटा की भांति राजनीतिक जागृति के लक्षण पहले से ही देखे गए। यहां पर विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी ने कर वृद्धि और बेगार का विरोध किया था, आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, ठीक है ना। तो बूंदी के महाराव ईश्वरी सिंह ने आंदोलनों को दबाने का भरसक प्रयास किया। 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई और 1936 ईस्वी में सरकार ने राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी। आगे देखना, 1937 में प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषि दत्त मेहता ने 3 वर्ष के लिए राज्य सरकार ने से निष्कासित कर दिया गया मेहता को। परंतु जब 1941 ईस्वी में वापिस बूंदी आए तो उन्होंने फिर आंदोलन प्रारंभ किया। 1942 में उन्होंने ब्रज सुंदर शर्मा को साथ लेकर आंदोलन छेड़ दिया। समय की मांग के अनुसार महाराव ईश्वरी सिंह में भी परिवर्तन आया और उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा, देखो संविधान निर्मात्री सभा की नियुक्ति कर दी थी। संविधान निर्मात्री सभा की नियुक्ति इन्होंने कर दी थी भाई। आगे जयपुर में जन आंदोलन, इनमें आता है मुख्य रूप से अर्जुनलाल सेठी का नाम,
जमनालाल बजाज 1927 चरखा संघ की स्थापना के साथ, जमनालाल बजाज चरखा संघ की स्थापना किसने की? जमनालाल जी बजाज ने की। कब की? 1927 में की। 1931 में कर्पूर चंद पाटनी, ये जयपुर प्रजामंडल का बोल रहे हैं कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में हुई। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो जयपुर प्रजामंडल था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल था भाई, ठीक है ना। अब साथ कौन कौन दे रहे थे? देखो, हीरालाल जी शास्त्री, चिरंजीलाल अग्रवाल, कर्पूर चंद पाटनी, दौलतमल भंडारी। इन देखो, जो प्रजामंडल आंदोलन में जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है ना, उन सभी को पकड़ो और जेल में डाल दो। यहां पर भी क्या हुआ है? देखो, इनको पकड़ा और गिरफ्तार कर लिया गया। आगे देखो, अगस्त 1939 में दोनों पक्षों में समझौता हो गया, जिसके फलस्वरूप प्रजामंडल को मान्यता मिल गई। जमनालाल बजाज और अन्य जितने भी कार्यकर्ता थे सभी को रिहा कर दिया गया था यहां से, ठीक है ना। अब ये कार्यकर्ता क्या करेंगे? देखो भाई, 1940 हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने राज्य भर में प्रजामंडल की शाखाएं खोल दी। 1941 में प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में आंदोलन छेड़ा गया, तो जयपुर महाराज ने उत्तरदायी सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया। अब जयपुर में आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रहा। इस समय प्रजामंडल के दो वर्ग हो गए। एक वर्ग तो वो हो गया जो भारत छोड़ो आंदोलन में क्रांतिकारियों का साथ दे रहा है, एक वर्ग वो हो गया जो आंदोलन क्रांतिकारियों का साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना। देखो, एक वर्ग अपने आप को अखिल भारतीय आंदोलन के साथ रखना चाहता था, और दूसरा जिसका नेतृत्व शास्त्री जी कर रहे थे, आंदोलन के पक्ष में नहीं था। परंतु बाबा हरीश चंद्र गुट के दबाव में सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेट दे दिया था। बाबा हरीश चंद्र जो थे, उन्होंने कह दिया था कि हम आंदोलन में, प्रजामंडल में आपके साथ में नहीं रह सकते। हम तो हमारा जो आंदोलन जो चल रहा है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, हम उसमें साथ देंगे और अंग्रेजों को भारत से भगाएंगे। इसलिए बाबा हरीश चंद्र ने 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया और भारत छोड़ो आंदोलन में क्रांतिकारी के रूप में एक अपनी आहुति दी थी। इस पर प्रधानमंत्री ने शास्त्री जी से वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया। दोनों में बाद में निम्न समझौते हुए। युद्ध के लिए राज्य सरकार जन धन की सहायता नहीं देगी। प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्वक युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता होगी। ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले किसी भी आंदोलनकारी को प्रवेश से में नहीं रोका जाएगा। आगे, जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए शीघ्र, अति शीघ्र कार्रवाई करेगा, और प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सीधी कार्रवाई नहीं करेगा। भाई, बातें जो थी वो दोनों पक्षों की ओर से रखी गई थी कि भारत छोड़ो आंदोलन में आप भाग नहीं लोगे, प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। लेकिन प्रजामंडल के सदस्य जो थे ना, उन्होंने भाग लिया। प्रजामंडल के सदस्यों ने यहाँ पर आजाद मोर्चा बनाया और वो आजाद मोर्चा अब भाग लेगा। दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी, बाबा हरीश चंद्र, गुलाब चंद कांसलीवाल, ये सारे मिलकर के आजाद मोर्चे के साथी जो थे ना, ये सारे भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं, प्रजामंडल से अलग होकर के भाग लेते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, अक्टूबर 1942 में महाराजा ने एक समिति का गठन किया, जिसका कार्य संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना था, और इस समिति ने 2 वर्ष में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके फलस्वरूप 1945 में 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका स्थापित की गई। परंतु महाराजा का ही वर्चस्व रहा। जब चुनाव हुए तो प्रजामंडल ने चुनाव में भाग लिया, जिसमें परिषद में 3 सीटों पर और प्रतिनिधि सभा में 27 सीटों पर, यह भाई इंपॉर्टेंट बहुत है, विजय प्राप्त की। 24 जुलाई 1947 के दिन जब नरेंद्र मंडल की सभा हुई, तो जयपुर नरेश ने यह घोषणा कर दी कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होंगे। अब ये भारतीय संघ में सम्मिलित होने की घोषणा कर देते हैं भाई कि हम लोग भारतीय संघ में सम्मिलित होंगे भाई। आगे देखो, इस समय इन्होंने क्या किया, मंत्रिमंडल का विस्तार किया
और हीरालाल शास्त्री जी को मुख्यमंत्री बनाया और देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी, टीकाराम पालीवाल को मंत्री बनाया गया। 30 मार्च 1949 जयपुर का राजस्थान संघ में विलय हो गया। जयपुर जो था उसका राजस्थान संघ में विलय हो गया था भाई, ठीक है ना। महाराजा मानसिंह को राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। महाराणा उदयपुर को महाराज प्रमुख और कोटा माराव को उपराज प्रमुख बनाया गया था। अब इसके बाद में आपके आंदोलन आ जाता है अलवर का आंदोलन। देखो अलवर के आंदोलन की जब हम बात करें, कोई बड़ा नहीं है। अलवर में देखो नाम जो मूलतः आता है ना भाई, अलवर में मूल रूप से नाम आता है पंडित हरिनारायण जी शर्मा ने जनजागृति उत्पन्न की थी। अस्पृश्य, देखो हरिनारायण जी शर्मा की जब हम बात करते हैं ना, एक अस्पृश्यता निवारण संघ, एक वाल्मीकि संघ, एक आदिवासी संघ की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है ना। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अस्पृश्यता निवारण संघ, एक आदिवासी संघ, ठीक है ना, आदिवासी संघ और एक वाल्मीकि संघ, तीन संघ इन्होंने बनाए, अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ। पंडित हरिनारायण शर्मा ने सामाजिक जनजागृति और राजनीतिक जनजागृति उत्पन्न की थी भाई। आगे देखो राज्य सरकार ने इनको गिरफ्तार भी कर लिया भाई। अलवर आंदोलन जब चला है ना, हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। आगे जनवरी 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था। ये भवानी शंकर जी शर्मा की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन इसका हुआ था भाई, ठीक है ना। आगे देखो नई लाइन में प्रजामंडल और सरकार में टकराव 1947 में तक चलता रहा। अलवर में सांप्रदायिक दंगे हुए, इसके लिए अलवर ने दीवान एन.बी. खरे को उत्तरदायी ठहराया और सरकार को यह संदेह था कि महात्मा गांधी की हत्या में खरे की मिली भगत थी। एम.बी. खरे को इसलिए जिम्मेदार ठहराया गया और कहा गया था कि एम.बी. खरे वो व्यक्ति है जो महात्मा गांधी की हत्या में सम्मिलित था। इसलिए देखो महाराजा तक भी अतः खरे को दिल्ली में रहने का आदेश दिया गया। मार्च 1948 अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलय हो गया था। अलवर राज्य का विलय जो था वो मत्स्य संघ में कर दिया गया था। इसके बाद में अपने आ जाता है भरतपुर आंदोलन, और भरतपुर आंदोलन की चर्चा जो है वो हम करेंगे आगे की क्लास में। क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।